चलिए जी, तो थोड़ा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पहले ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग में मेनली क्या है, ये हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो, है ना। तो ये है कि तो मेनली इसमें क्या है कि मान लीजिए एक तो वर्ड आता है कि रैंडम सैंपल क्या है। सो है ना, रैंडम सैंपल का क्या डेफिनेशन है, सिंपल है। रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम सैंपल में सिंपल आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। तो ये आ जाएगा जी। तो इसमें जैसे हो जाएगा कि x1 x2 x3 एंड डॉट 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 xn आर या xn इज, है ना, इसको अगर साथ में लिख दे मान लो सपोज, सो इसका मतलब है दिस इज अ रैंडम सैंपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब ये रैंडम सैंपल मीन्स आईआईडी रैंडम वेरिएबल, है ना। इट्स अ कलेक्शन ऑफ आईआईडीज रैंडम वेरिएबल। तो ये आईआईडी रैंडम वेरिएबल है। सो दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो जाता है। जैसे आगे जैसे अब आप लोग डिफाइन करते हैं, है ना, हम लोग सिंपल ये वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं सैम्पल मीन, जो कि आप जानते हैं एक्स बार है। एक्स बार क्या है, 1/n समेसन एक्स आई। सैम्पल वेरिएंस ये यूज़ करते हैं हम लोग एस स्क्वायर। तो 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर। एस को क्या बोलते हैं यहाँ पे आप, जो एस की वैल्यू आएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस हेयर, 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। इसका नाम क्या है, जैसे एस स्क्वायर तो सैम्पल वेरिएंस है, इसका नाम क्या है, जोर से बोलिए। सैम्पलिंग है, सैम्पल, सैम्पलिंग है। है ना। सो सैम्पलिंग एरर या सैम्पल एरर, है ना, वही चीज़ है। तो ये हमारे पास सैम्पल वेरिएंस क्या होगा, जैसे अगर सैम्पल वेरिएंस हम लोग डिफाइन करते हैं, अच्छा सॉरी, सैम्पल मीडियन क्या होगा। सो हाउ डू वी डिफाइन सैम्पल मीडियन, जैसे आप लोग अगर निकालेंगे जो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है डबल एक्सपोनेंशियल, तो उसमें अगर दूसरा पैरामीटर फिक्स कर दो म्यू बी को, तो जो म्यू का या थीटा का जो एमएलई आता है वो क्या आता है, सैम्पल मीडियन लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में। एमएलई आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तो सैम्पल मीडियन का डेफिनेशन क्या है ना, हाउ डू वी डिफाइन सैम्पल मीडियन। तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में जो एमएलई आता है थीटा का वो आएगा सैम्पल मीडियन। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सैम्पल मीडियन, हाउ डू वी डिफाइन। तो जैसे आपके पास x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल्स है, तो पहले आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। और उसमें से आप मिडल वाला फाइंड करेंगे, है ना। यू विल फाइंड द मिडल वन, कि मिडल क्या आएगा, मतलब जो मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि n पे डिपेंड करेगा, अगर n ऑड है तो एग्जैक्ट 1 मिडल वैल्यू मिलेगी आपको जो कि मीडियन होगा, अगर n इवन इवन है तो 2, है ना, मिलते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे एवरेज ले लेते थे, बट उन दोनों के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो वो मीडियन होगा। बट सैम्पल मीडियन में एवरेज को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखते हैं आप, अगर n आपका ऑड है तो n+1/2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यही है। और जब n आपका इवन होता है, सो विल हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स इन द मिडल, सो वो होगा xn/2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n/2 + 1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक अपॉन 2, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ कि रैंडम सैंपल क्या है ना, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैम्पलिंग एरर या सैंपल एरर।
और सैंपल मीडियन क्या है। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है। अब जैसे कुछ थ्योरम्स हैं कि अभी के लिए मान लीजिए x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल। तो मैं पूरा इतना वर्ड नहीं लिखूंगा, रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। सो इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो देन आपसे पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे। जैसे पहला है कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब आप जानते हैं। तो एक्स बार के लिए सिंपल आ जाता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। एस स्क्वायर का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालता, बट एस स्क्वायर को हम लोग ये जो क्वांटिटी है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, अच्छा इसको डिवाइड कर दो सिग्मा स्क्वायर से, तभी थ्योरम बनेगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बाहर भी रख सकते थे हम लोग, है ना। तो वैसा है। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये बेसिक मैं थ्योरम्स लिख रहा हूँ जिसका प्रूफ आपको बुक्स में मिलेगा। जो थोड़े स्टैंडर्ड बुक्स हैं एमएससी लेवल की जो बुक्स होंगी उसमें आपको इसका प्रूफ मिलेगा। ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n यही आता है n माइनस वन एस स्क्वायर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो आई की वैल्यू 1 से n तक होगी एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिस, एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो काई स्क्वायर n माइनस वन, यही है ना। और जैसे आप कुछ थ्योरम्स लिखेंगे, ये बेसिक मैं थ्योरम्स लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं या इस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, जिसको आप सिंपली रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा लिखेंगे। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यू नो इट्स अ 0 1, बट इसी में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन या रूट एन एस माइनस म्यू अपॉन, सॉरी एस माइनस कह रहा हूँ, एक्स बार माइनस, सो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है जी? हाँ, है ना। सो ये आप सब जानते हैं आप सब लोग। सो दिस विल हैव, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल हैव टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी ये तो बहुत ऑब्वियस है, एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, है ना। तो ये तो काई स्क्वायर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, देख लीजिए। मोर ओवर इसमें ही आता है कि 7th पॉइंट अगर लिखूं तो इसमें थ्योरम बनता है कि एक्स बार, यहाँ लिखता हूँ ना 7th पॉइंट जो है कि जो एक्स बार है, ठीक है, तो एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, है ना। ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, रवायदगी में कर रखा है। सो कि दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम जी, हाँ उसमें है ना प्रूफ, इतना ट्रिवियल नहीं है तो देखना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही फाइनली आपकी। हाँ अरे कह रहे हैं कि x बार एंड s स्क्वायर इंडिपेंडेंट है फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं नहीं, अभी तो नॉर्मल के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। आई थिंक मीन जीरो वेरिएंस वन वाले के लिए एक थ्योरम क्वेश्चन ऐसा मिला था, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट फॉर द नॉर्मल सैंपल। अभी हम नॉर्मल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट फॉर द नॉर्मल, इसी ये सिर्फ नॉर्मल के लिए थ्योरम चल रहा है कि जब आप रैंडम सैंपल ले रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो फॉर द नॉर्मल एंड बाकी इसी ये आता है कहाँ से, तो ये इसमें ये दिखाता है कि जो एक्स बार है, एक्स बार इज इंडिपेंडेंट विथ, ये लिखता है एक्स वन माइनस एक्स बार, एक्स टू माइनस एक्स बार एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस एक्स बार।
तो ये इसी का ना, इसी के हेल्प से आप एस स्क्वायर डिफाइन करते हैं। तो इसका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट विद द एक्स बार, ये है। तो एक्स बार के साथ इंडिपेंडेंट होगा, और इसी वजह से एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है। तो ये तो नॉर्मल ग्रेड सिंपल थ्योरम था, दिस वाज फॉर द नॉर्मल। वैसे ही जैसे आप अगर बाईवेरिएट नॉर्मल का सैंपल ले ले, जैसे मैं अगर नेक्स्ट लिखता हूँ कि if we take the sample like ऐसा कि x1 y1 x2 y2 xn yn be a random sample from bivariate normal with parameter mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square rho, then अच्छा इसके टर्म में अगर हम डिफाइन करें बाईवेरिएट सैंपल में क्या होता है, पहले तो बाईवेरिएट सैंपल के लिए अगर हम बात करें, चलिए मान लीजिए एक रैंडम सैंपल है, सो दिस बी अ रैंडम सैंपल, देन इसमें एक वर्ड आता है S1 स्क्वायर, तो ये तो आप अभी फैमिलियर है, n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, यही ना। S2 स्क्वायर होगा 1/n-1 समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तो ये तो हो गया सैंपल वेरिएंस करस्पॉन्डिंग टू x, सैंपल वेरिएंस करस्पॉन्डिंग टू y, और आता है जैसे सैंपल कोवेरिएंस, है ना, जैसे एक्स वाई के बीच का सैंपल कोवेरिएंस को कैसे डिफाइन करेंगे, 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n, यही है। और सैंपल कोरिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सैंपल कोरिलेशन, तो ये इसी को डिवाइड कर देंगे S1 S2 से, यही होगा ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ सैंपल कोवेरिएंस अपॉन S1 S2, सैंपल कोवेरिएंस अपॉन S1 S2, यही होगा जी, देख लीजिए। तो ऐसा आ जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे ओपन करके तो ये कुछ वैसा बनेगा ना, ये क्या बनेगा, है तो वही चीज़, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे S1 S2 से, तो इसका एक्सप्रेशन आता है, सो दिस विल बी समथिंग लाइक, यहाँ पे n-1 कट जाएगा ना, तो ये आता है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n अपॉन रूट अंडर समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेसन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, यही है जी, ये आ जाता है, चेक कर लीजिए। तो अब जो मैं लिख रहा था, जैसे हम लिख रहे थे थ्योरम कि random sample from bivariate normal with parameter mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square rho, then what is distribution of, पहली चीज तो जैसे x लिख रहा था ना, तो यहाँ आएगा x बार y बार का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो x बार y बार विल हैव ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एज बाईवेरिएट नॉर्मल mu1 mu2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, और यहाँ रो ही रहेगा, राइट। तो ये आ जाएगा, और होता क्या है, जो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार वाई बार विल बी
कोवेरियंस बिटवीन x1 y1 अपॉन n, यही आता ना, देखिए, क्योंकि x बार y बार अगर इक्वल करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x बार इज वेरिएंस ऑफ x1 अपॉन n सिग्मा स्क्वायर बाई n, है ना, तो वो आ जाएगा, ठीक है। और को रिलेशन आई थिंक इक्वल होता है ना, तो वो तो आप देख रहे हैं यहाँ से। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, कि जो को रिलेशन है, को रिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू कोरिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन x1 y1, और दोनों रो है ना, यहाँ पे दोनों रो है। यहाँ एक मिनट लिखने में, ये x1 y1 था ना ये, हाँ बोलिए। तो 1/n² आएगा क्या सेकंड? सेकंड में कहाँ पे? x बार y बार एन स्क्वायर आएगा, बाकी लोग चेक कीजिए कैसे। अगर चलिए मैं एक्स वाई बार को एक्स बार रख देता हूँ, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड एक्स बार किसके इक्वल होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स बार। x बार और यहाँ भी x1 को y1 कर दीजिए, तो कोवेरिएंस ऑफ x1 y1 को x1 कर देते हैं। x1 y1 सिंगल वैल्यू है। हाँ सिंगल वेरिएबल है, तो ठीक है। ये सिंगल एक एक्स वाई लिख सकते थे हम लोग, तो मैं x1 y1 में पहला वाला जो सिंगल वेरिएबल लिख रहे हैं x1 y1, हाँ ये जस्ट वन है, तो ये आ जाएगा। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स बार वाई बार का, ये x1 y1 सिंगल वेरिएबल है, कि पहला वाला हमने उठा लिया, पहला वेरिएबल उठा लिया, सो वो चीज़ है। तो और यहाँ भी किसके साथ इंडिपेंडेंट होगा? ये जो आपके पास सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा? वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये 4 जो है कि एक्स बार वाई बार जो होगा क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे? जैसे वहां था एक्स बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस स्क्वायर, सैंपल मीन इज इंडिपेंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू सैंपल वेरिएंस, तो वैसे ही यहाँ पे जो एक्स बार वाई बार है कि जो ज्वाइंट है उसका सैंपल मीन है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ये जो सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा, जो यहाँ लिखेंगे आप S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे S12 S21, तो S12 S21 सेम ही होगा, S12 ये S12 क्या है? सैंपल, ये इसका नाम S12 लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज S12, ठीक है, कोवेरियंस होता है, तो ये इससे इंडिपेंडेंट होगा। सो ये जो है दिस इज एक्चुअली सैंपल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, दिस इज सैंपल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स यही है। ठीक है, ये तो बाईवेरिएट के लिए हो गया ना, बाईवेरिएट नॉर्मल के लिए।
आगे क्या है, तो आगे अगर हम लिखे तो कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही काई स्क्वायर एफ टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आप जानते ही होंगे, फिर मैं लिखा देता हूँ एक बारी। सो है ना, तो जैसे हम एक दो थ्योरम जैसे एक और लिखे, इसमें क्या थ्योरम होता है कि मान लीजिए x1 x2 xn इट इज IID नॉर्मल 0 1 या रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 1। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे x1 हैज़ नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये तो इफ एंड ओनली इफ होता है x1 स्क्वायर है काई स्क्वायर 1 डिस्ट्रीब्यूशन है ना जी। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, क्योंकि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, तो x1 स्क्वायर जो होगा, x1 सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो इसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1 होगा। एंड सिमिलरली इसका जब समेशन लिखेंगे आप तो क्या होगा, तो IID है, तो यहां से आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ समेशन xi स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n हैज काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन, यही ना, तो ये आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर कैसे आता है, एक तो गामा से आ जाएगा, दूसरा गामा से हमने ड्राइव किया था ना, दूसरा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल से यही लिख रहा हूँ, या तो स्क्वायर करके काई स्क्वायर 1 और काई स्क्वायर का सम जो होता है वो काई स्क्वायर n हो जाएगा, यही है। बाकी काई स्क्वायर एक तरीका ये था, काई स्क्वायर का मैं सीधा वन वे में लिख दिया। तो यहाँ से क्या आता है, सो अगर हम ऐसे डेफिनेशन लिखे और दूसरा आया था उससे, है ना, दूसरा हमने लिखा था कि जो गामा n/2 कॉमा 1/2 है, दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही है। तो ये थ्योरम था। PDF क्या है काई स्क्वायर n का, तो जो मैं ये वाला गामा लिख रहा हूँ, व्हेन आई राइट कि x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा, तो अभी के लिए मैं PDF ये वाला लेके चल रहा हूँ, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस बीटा x मोर देन 0, ये है। तो सिमिलरली अगर आप x को रखेंगे अल्फा की जगह n/2 और बीटा की जगह 1/2, तो क्या PDF बनेगी, सो इट विल हैव PDF, बीटा को रखिए 1/2 एंड अल्फा की जगह n/2, तो ये हो जाएगा 1 गामा ऑफ n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2 व्हेन x इज मोर देन 0। तो यहाँ से PDF आ गया गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, ना सॉरी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो गामा का तो है ही, तो गामा से ही काई स्क्वायर विथ n, और यहाँ से भी अगर डिराइव करेंगे आप, पहले इसका PDF पता है, स्क्वायर का PDF निकालेंगे, काई स्क्वायर 1 का आएगा, फिर MGF से सम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, वैसे भी या वैसे भी निकालेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से, तो यही PDF से यही मिलेगा, है ना, दिस विल द PDF। तो आगे क्या है, जैसे हम लोग लिखे अगर काई स्क्वायर, तो यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो इसके लिए जब हम लिखते हैं कि x रैंडम वेरिएबल हैज काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इफ एंड ओनली, तभी लिखा था PDF मैंने, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सो PDF इज 1 गामा n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 और e की पावर -x/2 x मोर देन 0, ये है PDF। मीन क्या आता है, सो एक्सपेक्टेशन इज n, वेरिएंस इज 2n, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होगा 1 - 2t की पावर -n/2, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा 1 - 2 आयोटा t, इसकी पावर -n/2, ठीक है जी, देख लीजिए। आगे
एक ये रिजल्ट है कि जैसे अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो गामा 2/2 1 हो जाएगी, 2 की पावर 2/2 ये 2 हो गई, और x की पावर 2/2 ये गायब हो जाएगी। तो अगर n को 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 e की पावर -x/2। तो ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट रहता है ना क्वेश्चन में, कि ये जो एक्सपोनेंशियल 1/2 है दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ chi² 2। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 मीन्स रेट 1/2 है ना। तो व्हेन वी राइट एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो हेयर आई मीन ई एफ एक्स एज लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा से हमारा ये मतलब है। तो एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ वही आएगा जो chi² 2 का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार थ्योरम्स एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे फ्रिक्वेंटली जैम गेट नेट में मिला है कि जैसे मान लीजिए ऐसा रहता है, x1 x2 xn आर IID यूनिफॉर्म 0 1, देन आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ -2 समेसन log xi आई फ्रॉम, ना ये थ्योरम है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। द डिस्ट्रीब्यूशन दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ऑप्शन ए, तो मेरे नोटेशन के हिसाब से गामा n/2 1/2, गामा n, 1/2, एक्सपोनेंशियल n/2 chi² 2n। क्या क्या आंसर आएगा अभी जो मैंने नोटेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, बी एंड डी। है ना। सो आपको समझना है कि ये और ये लिखना एक ही बात है, ठीक है। सो बोथ आर द सेम थिंग, गामा n, 1/2 एंड chi² 2n आर द सेम थिंग। तो ये आ जाएगा, ये बहुत है ना फ्रिक्वेंटली यूज थ्योरम है। बाकी स्टैंडर्ड, नॉर्मल और गामा के हेल्प से हम लोग, डाउट है कुछ किसी को पूछ सकते हैं आप, है ना। ये तो अभी बस आपको ये देखना है कि मैं अगर यहाँ पे हिंट के लिए मैं आपको बस ये बता सकता हूँ इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको आता ही होगा। तो इसका जो ये तो जनरलाइज वर्जन है, इसका बेसिक वर्जन पे अगर आएंगे हम, तो x हैज़ यूनिफॉर्म 0 1 इम्प्लाइज -2 log x, अलदाउ ये इफ एंड ओनली इफ होगा यहाँ पे, दिस विल हैव chi² विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप। सो और ये वही होगा, है ना, दिस इज सेम एज एक्सपोनेंशियल 1/2। अच्छा, इसका और जनरलाइज वर्जन अगर बताऊं मैं आपको, तो ये आता है कि x हैज़ यूनिफॉर्म 0 1 इफ एंड ओनली इफ माइनस लैम्बडा log x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/λ फॉर ऑल लैम्बडा मोर देन 0, फॉर ऑल लैम्बडा मोर देन 0, है ना। ये शायद पहले भी लिखाया होगा। तो इस तरह से ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म 0 1 और chi² या एक्सपोनेंशियल का रिलेशन है। बाकी जब n अगर लार्ज है, तो फॉर लार्ज n, ये जो chi² n है कैन बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल n, 2n फॉर लार्ज n, ऐसा कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। सो chi² n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल n, 2n फॉर लार्ज n, ठीक है। सो अब क्या होता है, एक थ्योरम आता है कि z हैज नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन एंड, ठीक है, z का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, एंड x हैज डिस्ट्रीब्यूशन chi² विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, then
एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है एंड दैट इज z अपॉन रूट अंडर x बाई एन, है ना, इसका नाम अभी के लिए t रख दीजिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से, जैकोबियन मेथड, ऑल दैट बुक में प्रूफ मिल जाएगा आपको। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन है ये क्या है, तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें, सो tn डिस्ट्रीब्यूशन ये है Z and X are independent. जी, हाँ इंडिपेंडेंट होंगे, लिखा नहीं, हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, तो ये लिखना भूल गया, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, दे आर इंडिपेंडेंट देन, है ना, उसके बाद ये होगा। नाउ तो सिंपल हम लिखेंगे, मान लो टी रैंडम वेरिएबल है, टी हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन आया कैसे, तो इस थ्योरम के थ्रू टी डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब पीडीएफ कैसे आया, तो इसी में जेड का और एक्स का तो पीडीएफ पता ही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके जैकोबियन तरीके से लोगों ने निकाला इसका पीडीएफ। तो इसका पीडीएफ क्या निकल के आता है मैं सीधा सीधा वो बता देता हूँ, प्रूफ बुक में मिल जाएगा आपको। सो टी, लेट टी बी अ रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन टी एन इफ एंड ओनली पीडीएफ ऑफ टी इज, सो टी का जो पीडीएफ आता है दिस विल बी, या तो बीटा के टर्म में लिख लो या गामा में लिख लो, तो गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन गामा n बाई 2 गामा 1 बाई 2, ऐसा कर सकते हो, या गामा 1 बाई 2 रूट पाई होता है, 1 अपॉन रूट अंडर n इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई n, इसकी पावर माइनस में n प्लस 1 बाई 2, यही आता है जी, देख लीजिए। एंड फॉर t, यहाँ t सपोर्ट पूरा रियल नंबर है ना, बिकॉज z है सपोर्ट रियल नंबर, और x तो x का सपोर्ट तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रेशियो विल हैव होल रियल नंबर। तो ये तो पीडीएफ आ गया टी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो दिस इज अ पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आया तो व्हाट इज द मीन, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, तो ये आएगा 0 हमेशा। वेरिएंस ऑफ टी कितना आता है जी, n अपॉन n माइनस 2, एंड सो ये तभी होल्ड करेगा जब n मोर देन 2 होगा। एमजीएफ का कोई ऐसे स्टैंडर्ड क्लोज फॉर्म नहीं है, ये 1 माइनस क्या है ना, ये जस्ट माइनस है। So T and student T distribution are same. हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेनली यही है, कि जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं टी स्टूडेंट यही है वो। सो बाकी गुप्ता कपूर में 2 अलग अलग वैरायटी फाइन कर रखा है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है, जब टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं, दिस इज द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो यही इसी को हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई थिंक इसकी वजह ये है, जिन्होंने ये थ्योरम दिया था ना, तो उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम रिवील नहीं किया था, तो वो स्टूडेंट जो रिसर्च पेपर जिसमें ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था, पहले इन्होंने ये डिफाइन किया, फिर इससे ये आया। तो आई थिंक इसकी स्टोरी यही है कुछ, कि उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से, मे भी कहीं वो शायद जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे अलाउड नहीं था रिसर्च करना, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो है ना, जिन्होंने ये रिजल्ट दिया दे डिडंट राइट द रिसर्च पेपर विद हिज ओन नेम, या जो ओरिजिनल नेम है, तो वो स्टूडेंट के नेम से कुछ ऐसा स्टूडेंट नेम से उन्होंने पब्लिश किया था, तो शायद इसलिए इसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ स्टोरी है इसका। तो ठीक है, तो मतलब यहाँ से डिराइव हुआ, इसका पीडीएफ यहाँ से डिराइव हुआ, जेड का पीडीएफ वी हैव, एक्स का पीडीएफ हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यहाँ से ये पीडीएफ इस थ्योरम से डिराइव हुआ। फिर बाकी मीन वेरिएंस तो निकल जाता है ना। तो इसी में एक चीज और है, अगर n को आप 1 पुट करेंगे, व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, देखिए क्या होता है। अच्छा, तो ये भी तब है जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, ये रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो मीन इज नॉट ऑलवेज 0, मीन तब है जब n की वैल्यू मोर देन 1 होगी, राइट, क्योंकि 1 के लिए तो कॉची बन जाएगा ये कब है, व्हेन n इज मोर देन 1, तभी ये है। एंड वेरिएंस इज दिस, सो आप n को यहाँ 1 रखेंगे तो t1 हो जाएगा, t1 जो है वो स्टैंडर्ड कॉची बन जाएगा। आप चेक कीजिए, n को 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2/2 गामा 1 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये रूट पाई ये 1 हो गया, तो 1/रूट पाई बाहर है अभी, सॉरी ये 1/2 1/2 होगा ना, तो रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1,
ये माइनस था, ये माइनस मिट गया, अभी मैंने मिटाया ना, तो ये माइनस है यहाँ पे, सो दिस इज माइनस, ठीक है ना। सो यहाँ माइनस था, वो मिटाए थे ना भी, वो हो गया तो इसलिए दिस इज माइनस दिस। तो इसमें जब आप n को 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सो यू विल हैव, तो यहाँ से आप ये सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो थ्योरम है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल, एंड दैट्स वाई टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डज नॉट हैव मीन वेरिएंस MGF, ये सब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉची हो जाता है, ठीक है। सो एक तो ये थ्योरम है, यहां से टी आ गया, फिर टी के हेल्प से क्या आता है, फिर टी के एक नया थ्योरम आता है यहाँ पे कि लेट टी हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं काई स्क्वायर का ना, काई स्क्वायर का रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे मेनली जो है 2 काई स्क्वायर का रेशियो लोगे। सो एक नया थ्योरम आता है, लेट एक्स हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ m डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, and y has chi-square distribution with n degree of freedom and they are independent, then ठीक है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है chi-square m और y का डिस्ट्रीब्यूशन है chi-square m, y था chi-square n, दोनों इंडिपेंडेंट है, देन अब है x अपॉन m, यही थ्योरम है, y अपॉन n एंड दैट वी नेम, इसको f बोल दो अभी, है ना। तो काई स्क्वायर का पीडीएफ पता है हमें, काई स्क्वायर m का काई स्क्वायर n का भी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो देन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बन के आता है उसका नाम रखा गया f डिस्ट्रीब्यूशन विथ m एंड n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिस्ट्रीब्यूशन नाम रखा गया। इसका पीडीएफ कैसे आएगा, अगेन इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इससे पीडीएफ आ जाएगा। क्या पीडीएफ आता है, तो क्वेश्चन इज, अगले पेज पे लिखता हूं, है ना। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ कुछ ऐसा कुछ लिखा था क्या, सरेंडर समथिंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वो कुछ प्रोनाउंसिएशन देखना, तो वैसे रहता है, बट एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सो कोई रैंडम वेरिएबल है, अभी के लिए मान लो कोई नया नाम दे देता हूँ, सो W लेके चलते हैं, मान लो W हैज F डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ एंड ओनली इफ PDF ऑफ W इज, सो W का हम PDF मैं X वेरिएबल में ही लिख देता हूँ, या कोई और वेरिएबल आप लिख सकते हो, तो अभी मैं X वेरिएबल में ही लिख देता हूँ। क्या आता है, गामा m प्लस n/2 अपॉन गामा m/2 गामा n/2, राइट। ये जो वीके रवैदगी में जो फॉर्म है वही लिख देता हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं अभी इस फॉर्म में लिख देता हूँ जो वीके रवैदगी में है। ये आता है m/n x, इसकी पावर m/2 माइनस 1, एंड फिर आता है 1 प्लस m/n x, इसकी पावर आएगा माइनस m प्लस n/2, और इसका सपोर्ट क्या है, सो एक बार मैच कर लीजिए, आपके पास कोई बुक है तो उससे आप मैच कर सकते हैं। सो इसका जो सपोर्ट होता है दैट इज मोर देन 0, बिकॉज ये जो थ्योरम था एक्स काई स्क्वायर है, सपोर्ट पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो दिस हैज सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर या रेंज। व्हाट अबाउट मीन, W लिखा था देखो, E ऑफ W, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ W, है ना। सो मीन तो आई थिंक आता है FMN लिखा है ना मैंने, सो n अपॉन n माइनस 2, अगेन दिस विल एग्जिस्ट व्हेन n इज मोर देन 2, तब एग्जिस्ट करेगा। एंड वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, So what are the application of T and F distribution? हाँ अभी आते हैं, कौन सा रिलेशन T और F में, Application. एप्लीकेशन Yes sir. किसका, F डिस्ट्रीब्यूशन का। T and F. वैसे तो आप देखोगे तो अभी तो हम लोग चूंकि एसिम्प्टोटिक में इसका काफ़ी यूज़ आता है ना,
वहाँ पे, या तो ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब ऐसे डायरेक्ट रियल लाइफ यूज आप पूछ रहे हो, वैसे कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये सब इसका लार्ज, कुछ फार्मूला होता है ना, मीन डिफरेंस, टेस्टिंग ऑफ मीन, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ तो जो टेस्ट आज टी टेस्ट है, वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट है, तो वो सब में उसमें यूज़ होगा मेनली। इसमें तो अभी थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, आप यूज़ क्या है जब मैं बात करता हूँ, ये को देखते हैं तो इसका कैसे यूज़ करते हैं। टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन ऐसे ऐसे है ना। हाँ लेकिन वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, अब जस्ट मैथमेटिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो वेरिएंस में लिख रहा था, इसका वेरिएंस है, जो वेरिएंस का इक्विवेलेंटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए यूज में आता है सर ये। जैसे कुछ ऐसा फॉर्मूला है ये, 2n² m प्लस n माइनस 2 अपॉन m इंटू n माइनस 2 स्क्वायर n माइनस 4, देख लीजिए। सो m इंटू n माइनस 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 4, ठीक है। सो ये भी तब एग्जिस्ट करेगा जब n की वैल्यू मोर देन 4 होगी। बाकी अभी कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसे एक तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे T1 जो है, बाकी इसी में अगर मैं थ्योरम लिखूं, क्या होता है जी, T1 का स्क्वायर इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ व्हाट, जब T1 स्क्वायर लिखोगे सो इट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड F11। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैंडर्ड कॉची है, तो मतलब यही चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड कॉची है उसके स्क्वायर का अगर आप पीडीएफ निकालेंगे, सपोज एक्स इज स्टैंडर्ड कॉची जो कि T1 है, उसके स्क्वायर का अगर आप पीडीएफ निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही पीडीएफ आएगा जो F11 का पीडीएफ आएगा। मोर ओवर इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम लोग, तो जनरलाइज करेंगे तो ठीक है ना, इसका जनरलाइज वर्जन ये है, इसका जो जनरलाइज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो आएगा F1, n, है ना, ये आएगा F1, n, ठीक है। Tn स्क्वायर विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन F1n, चेक कर लेता हूँ ना, तो ठीक है, F1n एंड टी स्क्वायर हैव आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक और जैसे रिजल्ट, बहुत बेसिक सा रिजल्ट होता है कि जैसे इसी में आप f की जगह 1/f कर देते तो क्या होता, ये f था ना, अगर 1 अप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो y ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे mn की बजाय nm हो जाएगा। सो व्हेन f हैज डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, या f के बजाय मैं w लिख दूँ कि लेट्स से w हैज डिस्ट्रीब्यूशन f, so if and only if 1/w will have distribution f nm। और यही स्टैंडर्ड कॉची में भी होता है ना, सेम थिंग हैपन फॉर द स्टैंडर्ड कॉची या T1। तो अगर जो स्टैंडर्ड कॉची है w, तो ये 1/, अच्छा यहाँ पे ये तो चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है, वहाँ पे तो सेम रहता है। मैं यहाँ पे जो बोलना चाह रहा था इसमें कि ये जो मान लीजिए अभी के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ T1, तो क्या लगता है आपको 1/t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये भी T1 ही आएगा। अगर t इज अ रैंडम वेरिएबल विथ t डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो 1/t का डिस्ट्रीब्यूशन भी वही होगा, बिकॉज ये हम स्टैंडर्ड कॉची में जानते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड कॉची है सो 1/t का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैंडर्ड कॉची ही होता है, ठीक है। तो x हैज स्टैंडर्ड कॉची, देन 1/x ऑल्सो हैज द स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव कर पाएंगे इसको कि x एंड 1/x। यहाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम नहीं है, मैं ये नहीं है ना, यहाँ पे एक्चुअली w और 1/w का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा है ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि f डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिलेटेड है बीटा सेकेंड काइंड से, ये देख रहे थे ना।
सो हाउ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू बीटा सेकेंड काइंड. एक तो आई थिंक हमें ये मिला था कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा सेकेंड काइंड n/2 ये होता है जी. एक तो ये है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा सेकेंड काइंड n/2. एक और थ्योरम ये है कि मान लीजिए x का डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एम एन, देन आई थिंक m/n x will have a distribution what? ये आता है बीटा सेकेंड काइंड, बीटा फर्स्ट काइंड. ये बीटा सेकेंड काइंड होगा m/2 यही ना, m/2 और बीटा सेकेंड काइंड को बीटा फर्स्ट काइंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग? ये आ जाता है m/nx अपॉन 1 प्लस m/nx. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बीटा फर्स्ट काइंड n/2. तो ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड m/2 और ये इंप्लाई करेगा, अगर इसको 1 माइनस कर दें, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस सेम, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस m/nx. तो ये हो जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड n/2 क्योंकि 1 माइनस करने पे बीटा में वो हो जाता है. ठीक है, देखिए ठीक है. आइए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. तो ऐसे इस पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे, अविनाश म्यूट कर लीजिए, अवनीश जब तक म्यूट कर लीजिए. हाँ, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखो. अभी तो जितना थ्योरी हमने किया है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो आई थिंक इसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत तो है. ये जो हमने है ना, अभी ये तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ये पार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग स्टैंडर्ड एरर सिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ये सिम्प्टोटिक क्या होता है? लार्ज के केस में, जैसे मैं आगे लिखा नहीं, अभी जैसे लिखूंगा कि फॉर लार्ज एन, है ना, फॉर लार्ज एन, ये जो टी है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? नॉर्मल 0 1. इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल 0 1 होता है. एंड काई स्क्वायर को इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. तो लार्ज एन के लिए टी भी नॉर्मल 0 1 बन जाता है. एसिम्प्टोटिक मतलब क्या? लार्ज एन के लिए क्या होगा, है ना, फॉर लार्ज एन बिहेवियर क्या होगा? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड रेंज. तो रेंज मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का दिस. तो अभी मैं अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर आपको डिस्कस करूं, जैसे आप लोग ऐसे जानते हैं, मैं रिवाइज करा देता हूं. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या है? डेफिनेशन तो क्लियर ही है कि सपोज x1 x2 xn जो है हमारे पास
ये IID रैंडम वेरिएबल है विथ सम डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए जिसका CDF x है, लेट्स से fx है, तो क्या करते हैं आप लोग कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब लिखते हैं तो ये स्मॉलेस्ट होता है इसमें से, फिर सेकंड मिनिमम ये होगा सेकंड मिनिमम ऑफ x1 x2 xn एंड सो ऑन। जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो nth मिनिमम, मतलब वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। ये डेफिनेशन हो गया सिंपली कि आप इसमें क्या करते हैं, तो यू अरेंज इट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। ये चीज़ है। अभी के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से एक क्वेश्चन लिखता हूँ जस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए। सो x1 x2 x3 x4 इट इज IID बर्नौली हाफ, या हाफ के बजाय हम कुछ और भी ले सकते हैं ना, तो अभी हाफ लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए देन, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। बता पाएंगे? सिंपल डेफिनेशन लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन से आ जाएगा। बाइनरी होगा। हाँ वो तो होगा क्योंकि आपको पता है, यस क्योंकि आप जानते हैं कि x1 का सपोर्ट 0 1 है, x2 का सपोर्ट 0 1 है, x3 का सपोर्ट भी 0 1 है, x4 का सपोर्ट भी 0 1 है, और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होगा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे एक दो मैं सिंपल रिमार्क लिखा दूं आपको, थ्योरम कि सपोर्ट या रेंज, सो सपोर्ट ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक is same as support of given distribution। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं या गिवन पॉपुलेशन बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा चीज, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है डिपेंड ऑन ईच अदर, तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकंड ऑर्डर कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ऑर्डर किया हुआ है हमने। सो दे डिपेंड ऑन ईच अदर, सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। और सपोर्ट सेम रहेगा। तो अभी के लिए आप बताइए आंसर फाइनल क्या आएगा? बर्नौली ही आएगा, लेकिन आपको निकालना है पैरामीटर क्या होगा, आएगा तो बर्नौली ही। बट व्हाट आर द पैरामीटर्स? बताइए, ट्राई करके बताइए, आसान क्वेश्चन है। ना खाए, थोड़ी लिख जाती ना क्या। आंसर बताइए अगर हो गया किसी का तो, है ना। किसी का आंसर है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो 1 माइनस थीटा रेज़ टू 4 आएगा, तो डेंसिटी फंक्शन डेंसिटी होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है, डेंसिटी तो कंटिन्यूअस में होता है। सॉरी पीएमएफ। हाँ पीएमएफ बताने हैं। 4 थीटा क्यूब। x1 तो बाइनोमियल 1/16 आएगा क्या सर? ओके हो सकता है, बर्नौली 1/16। मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग चेक कीजिए क्या ये 1/16 है।
नहीं 16 सोच के देखिए। मेरा 1/2 आ रहा है। टोपोलॉजी अच्छा, बाकी भी ट्राई कीजिए, बाकी पार्ट्स भी देखिए एक बार। 15/16 आएगा x1 का। ठीक है, बाकी पार्ट भी ट्राई कीजिए, एक साथ बताइए। हाँ, केस बनाना होगा। x1 को 1/16 आएगा, x4 का 15/16 आएगा सर। अच्छा, बीच वाला बीच वाला वही सर, केस बनाना होगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दें, मतलब अगर देखो x1 0 1 x2 है ना, तो अगर मैं टपल्स को लिख दूं, अगर मैं लिखूं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये समझिए x1 x2 x3 x4, ये क्या क्या हो सकता है इसका, जस्ट रैंडम वेरिएबल्स लिख रहा हूं, नॉट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऐसे हो सकता है लाइक 0 0 0 0 है ना, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ऐसा हो सकता है। फिर जैसे हम यहाँ करें अब 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, नहीं 0 1 लिख रहे थे ना, 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1, फिर 1 0 0 0 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0 1 0 1 1, और आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। देखिए 16 हो गया, नहीं कितने हो गए, 16 हो गए टोटल, क्योंकि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी थी, मैं चार के ना, दिस कैन टेक वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 16 पॉसिबल 4 टपल बना सकते हैं हम, मैं वही बना रहा हूँ, टोटल 16 पॉसिबल 4 टपल, यही है। अब आप समझिए, तो ये 16 बना दिए हमने। अब आपको देखना है कि विच वन विल करस्पॉन्ड विच,
जैसे अब मैं जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे, चलो मैं जैसे अभी यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0। सो आप ढूंढिए ऐसे कितने आउटकम, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो आप निकाल लिए होंगे, या चलो अभी के लिए मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 0। तो ऐसे कितने आउटकम है जहां फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होगा? अब समझिए यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है, या मैं काम कर सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू लिख सकता हूं करस्पॉन्डिंग टू ऑल। ये इसको अरेंज कर दें ठीक से, तो देखो इसी को मैं अरेंज कर देता हूं अब। सो व्हाट वी डू, अभी मैं सेम चीज लिखता हूं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थी, अब मैं करस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तब समझिए जैसे जो पहला आउटकम है, जो फर्स्ट आउटकम है आपके पास 0 0 0 0, तो x1 की वैल्यू 0, x2 0, x3 0, x4 0, और रैंडम वेरिएबल 0 है। अब मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पूछ रहा हूं, तो इसको अगर आप ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 आएगी, सेकेंड ऑर्डर स्टैट 0, थर्ड ऑर्डर स्टैट 0, फोर्थ ऑर्डर स्टैट, तो चारों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 0 0 होगी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आउटकम। ये इस आउटकम में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो 0 0 0 1, आपको ऑर्डर में लिखना है जस्ट, है ना। यहां पे क्या होगा, इस वाले में देखिए ये भी बन जाएगा 0 0 0 1, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। ये रैंडम वेरिएबल्स था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंडम वेरिएबल, अब उसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू 0 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट 0 है, थर्ड स्मॉलेस्ट 0 है, मैक्सिमम 1 है। तो इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, 0 0 1 1 ये है, एंड सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे हाँ उससे मिनिमम, हाँ मिनिमम, वो जो है कि मिनिमम क्या है कि 1 ले ले, तो इसका मतलब सारा वैल्यू 1 है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, आप कह रहे हैं वो भी, उससे भी कर सकते हैं, उसमें बताता हूँ। अभी तो मैं एक ट्रेडिशनल वे बता रहा हूँ जिससे ये भी समझ आ जाएगा लोगों के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, उससे भी आ जाएगा जो आप कह रहे हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। हाँ मिनिमम 1 कर दे, मैक्सिमम 0 कर दे, तो वैसे ही उससे भी आ जाएगा। तो उससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए तो उससे आ जाएगा। अभी मैं इससे क्या है, चारों का आंसर एक साथ आ जाएगा। ये है देखिए, सर x2 का बर्नौली 1/4 आएगा, x3 का 3/8। 1/4 3/8, और ये क्या आया था 1/16 15/16, यस सर, दोनों 1/16 है, 1/16। पहला 1/16 और लास्ट वाला 15/16। यस सर। ओके ठीक है भाई, देख लो बाकी लोग, तो अगर आ गया तो ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, वरना दूसरा तरीका भी है जो अब लिख रहा हूँ, उससे भी आ जाएगा। तो बस करस्पॉन्डिंग आउटकम ढूंढने होंगे। तो यहाँ से अभी मैं जस्ट ऑर्डर कर देता हूँ। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 6 पे आते हैं, तो ये इसको लिखेंगे तो 0 0 1 1, फिर यहाँ से आएगा 0 0 1 1, और यहाँ से आ जाएगा 0 1 1 1, यहाँ से निकालेंगे 0 0 0 1, ऑर्डर में लिखना है, यहाँ से 0 0 1 1, ठीक। सो यू राइट इन ऑर्डर, यहाँ से आ जाएगा, ये लिखेंगे 0 0 1 1, यहाँ आ जाएगा 0 0 1 1, और इसके करस्पॉन्डिंग 0 1 1 1, ऐसा है। एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो जाएगा, कितने बचे, 3 बचे हैं, लास्ट के 2 बचे हैं, तो 0 1 1 1, और हो जाएगा 1 1 1 1। देखिए तो ये ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, तो ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं। अब जैसे आपको चाहिए p की वैल्यू, सीधा सीधा आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 चाहिए, तो आप ऐसे आउटकम्स ढूंढिए जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है। तो इन सब में आप देखेंगे एक ही आउटकम ऐसा है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1 आई हुई है, एक ही है। और चूंकि मैं हाफ इसलिए लिया था ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से कर सकता था, जब 1/3 होता, मान लो यहाँ 1/3 होता तो कोई बात नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 होता, तो 1/3 की पावर 4 हो जाता, तब आंसर 1/3 की पावर 4 आता। अभी क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2,
है ना। तो इस तरीके चारों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना है 1/2 है ना, ठीक है भाई। तो या समझो एक आउटकम है आउट ऑफ 16, तो ये आ जाएगा 1/16। अब आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 1, तो अब काउंट कीजिए ऐसे कितने आउटकम्स हैं जहां पे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है। तो सेकेंड वाला एक तो ये है, दिख रहा है कलर आपको, 1 2 और ये भी है, ठीक है ना। अभी ये भी है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर स्टडी ये भी है ना, दिस इज ऑल्सो। तो 1 2 3, बाकी और कोई नहीं होगा। सो देर आर 3 आउट ऑफ 16, है कि नहीं। देखिए ये तो 3 आउट ऑफ 16 आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 आउट ऑफ 16। प्रोबेबिलिटी थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 1। अब ऐसे आउटकम ढूंढिए जहां थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है, कितने आउटकम्स हैं ऐसे। तो आप अगर वैसे ढूंढेंगे जहां थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है, तो थर्ड वाला 1 2 3 एक है ना, इधर है 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया। देखिए सही काउंट किया मैंने, तीसरा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 हो, तो ये तो 11/16 आ गया। एंड लास्ट होगा फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 होना चाहिए। सो ऐसे कितने हैं जहां पे फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है, तो पहला को छोड़ के फोर्थ टोटल 15 फेवरेबल आउटकम है, तो ये तो 15/16 हो गया, तो यहां तो 11/16 हो गया। सो दिस इज 11/16, दिस इज 15/16। अब दूसरे तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं तब भी आंसर तो यही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे सही आंसर आएगा, तो आंसर सेम रहेगा। चेक कीजिए। सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए 5/16 नहीं होगा क्या? 5 था, कितना था जहां सेकेंड वाला 1 हो, ऐसे कितने आउटकम है जहां सेकेंड वाला 1 है। सेकेंड ऑर्डर से मतलब सेकेंड आउटकम 1 हो, थर्ड रो में, 1 थर्ड रो में है 2 3 4, अच्छा 4 तो ऐसे ही दिख गया। ऊपर है क्या सर? थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट, हाँ सर वो थर्ड रो में, अच्छा ये भी 5, हाँ आप सही कह रहे हैं 5 ना। तो पहले आपने क्या बताया देख लीजिए, ये मैंने काउंट करने में गलती किया है, थैंक यू। हाँ 5/16 सही कह रहे हैं। और देख लीजिए, मतलब देखना है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 काउंट कर रहे हैं। 1 क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P लिखते हैं, जब बर्नौली P लिखते हैं तो P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब करस्पॉन्डिंग टू 1, तो इसलिए 1 पे काउंट कर रहे हैं कि 1 पे कितने फेवरेबल आउटकम है। और ये आपने जो ऑब्जर्वेशंस जहाँ पर ऑर्डर का जो अरेंजमेंट किया ना सर, जी लास्ट एलिमेंट आपने 1 लिया, फिर लास्ट 2 एलिमेंट्स आपने 1 लिए, तो अगर हमने मतलब 0 0 1 लेके फिर 0 0 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, या फिर आपने जैसे लिखा है वैसे ही? नहीं नहीं, ये तो अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऑर्डर तो आप अरेंज, जैसे हो सकता है आप ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगा। यहाँ पे फिक्स है, देखो इसमें देखना था सबसे छोटा कौन सा है, तो 0, उसके बाद छोटा कौन है, क्योंकि चारों 0 ही है तो सबकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो यहाँ पे 0 ही आएगी। हाँ सर, उसी में कंफ्यूज हो रहा था, मुझे क्या लगा कि मतलब आप जैसे कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा डर गया। जैसे ये भी है, इसमें भी सबसे छोटा 0 है, उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट 0 है, थर्ड स्मॉलेस्ट भी 0, फोर्थ वाला 1 हो गया। तो जो रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 x4 है, यही सब मिलके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन। ऐसे आप देखोगे तो कुछ बुक में ये भी डेफिनेशन है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक फंक्शन है दैट वी ट्रांसफॉर्म द रैंडम इन रैंडम वेरिएबल्स इनटू न्यू इन रैंडम वेरिएबल्स। तो उसको नया रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग। ये वैसे ही जैसे x1 प्लस x2 माइनस, इस तरह एक केस तो है, तो बस इसी को हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, टोटल नंबर ऑफ वे कितना होता है ट्रांसफॉर्म करने का। तो चूंकि यहां पे इक्वलिटी भी अलाउड है, जो हमारा
बर्नौली है, बर्नौली में तो दो रैंडम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस होगा देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल स्ट्रिक्टली लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन nth। मतलब ये है दैट इज कोई भी टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी कॉन्टिन्यूअस में, तो दे विल नॉट बी इक्वल। बट डिस्क्रीट में इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए अगर डिस्टिंक्ट आएगा कॉन्टिन्यूअस में, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल। इसीलिए एक फॉर्मूला आता है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जो होता है दिस इज n फैक्टोरियल टाइम्स ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यहां देखिए, यहां ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं और यहां रैंडम वेरिएबल्स हैं, दे आर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, ये आ जाता है। और यहां पे ऑर्डर क्या है, ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो यहां पे क्या हो जाता है, सपोर्ट x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन xn, क्योंकि दिस x1 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x2 रिप्रेजेंट्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, x3 रिप्रेजेंट थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। तो ये ज्वाइंट कंटिन्यूअस के लिए है, ठीक है ना, दिस इज फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बाकी मैं एक दो फॉर्मूला लिख देता हूं जो आप जानते होंगे। तो थ्योरम है, फॉर्मूला क्या है कि लाइक x1 x2 xn आर IID विथ CDF जिसका fx है, चाहे डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस हो। तो पहला आता है कि CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये पहले भी लिखाया था शायद मैंने, CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज, जिसका नोटेशन लिखेंगे हम fxr एट x। तो ये क्या फॉर्मूला बन के आता है जी, समेशन n चूज i CDF ऑफ x की पावर i 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस i, वेयर i विल वेरी फ्रॉम r टू n, ठीक है। इसी में अगर आपको दूसरा फॉर्मूला चाहिए CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक, तो आप क्या करो, इसमें i की जगह n रख दो, तो क्या होगा n चूज n, अच्छा यहाँ i बराबर n टू n हो जाएगी, r को जब n रखेंगे, r की जगह, सॉरी r ना, यहाँ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो r की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है ना, r तो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, r एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से n, तो ये क्या होगा, आप r की जगह n रख दो, तो i फ्रॉम n टू n, तो यहाँ जगह n चूज n, CDF की पावर n 1 माइनस CDF की पावर n माइनस n 0, तो i1 यहाँ से आ जाएगा, फाइनली आएगा CDF ऑफ x इसकी पावर n। ये आप याद रखना, ये बार बार मैं यूज करूंगा, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज CDF ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन की पावर n। ऐसे ही CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ r की जगह 1 रख दो, तो i फ्रॉम 1 टू n, ये समेशन होगा, तो 1 टू n है, अगर मैं 0 टू n कर दूं, तो 0 टू n करूंगा तो आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अगर r की वैल्यू, अगर i को 0 से n कर देंगे तो 1 आ जाएगी, लेकिन मुझे तो 1 से करना होगा, r 1 है, तो 1 कर टोटल करके घटा दीजिए, 1 माइनस, अब r की जगह 1 रख दो, इसमें सॉरी 0 इंक्लूड किया था ना मैंने, 0 रख दो, क्योंकि 0 को इंक्लूड किया था, तो बैलेंस करने के लिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो एक्सक्लूड करो, सो व्हेन यू विल एक्सक्लूड, ये आएगा 1 माइनस CDF x की पावर n आएगा। सो ये CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, दिस इज फॉर्मूला फॉर द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया CDF का फॉर्मूला। अब आते हैं PDF का। PMF का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, PDF का है। सो कि लेट x1 x2 xn इट इज IID रैंडम वेरिएबल विद CDF fx एंड PDF मान लो स्मॉल fx, ऐसा लेता हूँ, CDF fx है, PDF स्मॉल fx है, IID है। तो उस केस में क्या होगा, पहला PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जिसको आप लिखेंगे fxr एट x, कितना आएगा, तो ये आता है n फैक्टोरियल, ये आप जानते होंगे ऑलरेडी आप लोग,
n माइनस आर फैक्टोरियल ये आता है जी। और इसी में अगर आप r की जगह n रख देंगे, सो पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो आप r की जगह n रख दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा n पीडीएफ सीडीएफ ऑफ एक्स पावर n माइनस वन इंटू पीडीएफ। यू नो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ। तो पिछले पेज पे जो थ्योरम लिखा उसका डिफरेंशिएशन करोगे, यही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो यहां से आएगा n इंटू सी डी एफ ऑफ एक्स की, नहीं यहां पे तो 1 माइनस था ना, n 1 माइनस सी डी एफ की पावर n माइनस वन इंटू पी डी एफ, यही बनेगा जी, देख लीजिए। सो ये फॉर्मूला है सिंपल पीडीएफ का। तो ये थ्योरी तो इतना ही ऑलमोस्ट है। अब बाकी जैसे चाहिए मुझे, सपोज व्हाट इज अ ज्वाइंट पीडीएफ, तो एक और थ्योरम लिख देता हूं, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ आरएथ एंड एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जहां आर की वैल्यू लेस देन एन है, तो ये क्या आएगा, तो जिसको हम लिख रहे हैं आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, चलो एक्स वाई में लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस एस माइनस वन फैक्टोरियल, फिर n माइनस एस, एक मिनट गलत लिख दिया ना, यहाँ पे क्या आता है s माइनस आर माइनस वन, चेक कर लीजिएगा आप लोग। सो s माइनस आर माइनस वन n माइनस एस, और यहाँ आएगा सी डी एफ ऑफ एक्स इसकी पावर r माइनस वन, सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल y, सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल x, इसकी पावर आएगी s माइनस आर माइनस वन, वन माइनस सी डी एफ इन वेरिएबल, क्या लिखेंगे y या x, यहाँ y आता है क्या, इसकी पावर n माइनस एस एंड इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स एंड पीडीएफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल वाई। एक बार ये चेक कीजिए, मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ बुक से, कहीं लिखने में गलती ना हुई हो, देख लीजिए एक बार। आइडिया है आप लोगों को? अच्छा अभी पता चल जाएगा उससे, है ना। तो क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वाई आई वाई जे, वाई आई वाई जे, ओके सही लिखा मैंने, ठीक है। सो दिस इज फाइन। अब क्या होता है इसी में, जैसे आपसे पूछा जाए तो यहाँ सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट इज एक्चुअली एक्स लेस देन वाई, ये आ जाएगा, ये सपोर्ट होता है। इसी में आप चाहें तो लिख सकते हैं देन थ्योरम, अगर लिखना चाहें कि व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, अगर ये आप लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्स वाई में, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिंपली यू रिप्लेस r बाई वन s बाई n, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कुछ ऐसा आएगा, n इंटू एन माइनस वन सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल वाई, सी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस वन, s कितना है यहाँ से, s इज है ना दिस, तो n माइनस टू होगा, n माइनस टू किसका आएगा, इसका s माइनस आर, n माइनस वन, यस n माइनस टू, वो तो गायब हो जाएगा। pdf ऑफ x इन वेरिएबल x एंड pdf ऑफ x इन वेरिएबल y, x लेस देन y। अब अगर आपको मान लो मैं पूछ लूँ, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द pdf ऑफ, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द pdf ऑफ, फाइंड pdf ऑफ, लेट्स से एक रैंडम वेरिएबल u है जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं रेंज, ठीक है। एंड v मान लीजिए अभी के लिए
फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अभी कैसे निकाल, देखो ये तो छोड़ दो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो पता ही है मुझे, है ना, मेनली मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू राइट ज्वाइंट ऑफ यू एंड वी, फिर ज्वाइंट से यू का मार्जिन निकल आएगा। तो आप ये ट्राई करके देखो, कब, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो मान लो यूनिफॉर्म ले लो, यूनिफॉर्म में निकाल के देख लो। तो ये पीडीएफ निकालना तो आसान है ना, यू इज दिस, वी मान लेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टडी या एनथ ऑर्डर स्टैट्स को, फिर यू भी का ज्वाइंट, उससे यू का मार्जिन लगेगा, जो कि अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो कल क्लास होगी, कल हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।